हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं जहां पर रोका था क्लास को, वहां से कल अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक टॉपिक बीच में साउंडलेस रह गया था, उसको पहले कंप्लीट कर दूं। ये 3 नवंबर को जो क्लास हुई थी 7:30 पे, उस क्लास के सब्स्टिट्यूट में इसको बना रहा, क्योंकि उस क्लास में साउंड नहीं थी। तो मैं अपनी स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए। कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तक हम पहुंच गए थे। 4 एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली थी वेन डायग्राम तक, और अगली एक्सरसाइज थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या है देखिए, इस टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है ये समझे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसको हम यू नाम दे रहे हैं, यू फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट के बारे में भी बता दूं, यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट को कहा जाता है जो किसी क्वेश्चन में आप ये समझ सकते हैं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सेट हैं उनमें सबसे ज्यादा एलिमेंट रहे। इस बात को कुछ ऐसे समझें, जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक सेट डिफाइन किया जो उस क्वेश्चन में आने वाले सभी सेट से सुपीरियर है, यानी सुपर सेट है उनका। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन करना है जिसमें इस्तेमाल होने वाले सेट हैं ए बी सी। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर 3 4 5, और सी में जो एलिमेंट है वो है 5 6 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसे सेट की रिक्वायरमेंट है जो इन तीनों को अपने सबसेट के रूप में देखे। तो अगर आप एक ऐसा सेट तैयार कर दें जो इन सभी एलिमेंट को अपने में रखे, यानी क्या होगा वो सेट, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7, इतने एलिमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतने होने ही चाहिए। अब आपने कहा सर इतने नहीं, मुझे एक 8 और 9 और चाहिए इसमें, तो ले लीजिए। यानी क्या कहने का मतलब है, आप समझने की कोशिश करें कि एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जो क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से डिफाइन होता है। इसका कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं है कि आपने कहा सर एक यूनिवर्सल सेट जब बनाएंगे तो उसमें ए बी सी डी भी रख लेंगे, 1 2 3 भी रख लेंगे, क ख ग घ भी रख लेंगे। ऐसा जरूरत नहीं है। जब किसी क्वेश्चन को आप बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, उसमें जितने सेट इस्तेमाल उन यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया जाए। जैसे मैंने इनमें एबीसी के अकॉर्डिंगली यू को डिफाइन, ठीक है ना। अब इस टॉपिक पे आइए, जो हेडिंग डली हुई है आज की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को कम करके बना, यानी इसका कॉन्टेम्पोरेरी टाइप, यानी इसका विरोधी कह सकते हो आप। जैसे यूनिवर्सल सेट हमने 1 to 9 डिफाइन किया और ए के पास 1 to 3 है, तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया जाएगा, ए सी जो मैंने लिखा है छोटा सा सी, उसको कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंबल माने आप ए सी। इसके अदर सिंबल में ए डैश भी कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे, कभी ए डैश कभी ए सी। मेरी आदत है मैं ज्यादातर ए सी ही लिखता हूं। तो ए सी में जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे 4 5 6 7 8 और 9, यानी ए में जो आ गया उसे कॉम्प्लीमेंट में आने का मौका नहीं। यानी सिंपल सा फंडा क्या है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर एक स्टेटमेंट का रूप दूं तो क्या बोलूंगा, ध्यान दें, x अगर बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट को, देन इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्स एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्स में हो मगर जो ए में आ गए उनको रिजेक्ट कर दिया हो। यानी आप ए के कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्स में से ए को माइनस करके बनने वाला सेट भी कहते। तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर। यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ है, देखिए उससे रिलेटेड, तो ए में आने वाले सभी एलिमेंट को रिजेक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो ए को। बी का कॉम्प्लीमेंट अगर इस क्वेश्चन में हम लिखना चाहें तो हम उसमें 1 2 को मौका देंगे, फिर 3 4 5 को लीव करके 6 7 8 9 को, तो ये बी का। इसी प्रकार से आप सी का कॉम्प्लीमेंट भी बना। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि यूनिवर्सल सेट के रूप में किसे। यूनिवर्सल सेट आप समझ रहे होंगे, यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट के रूप में डिफाइन किया जाता है जो किसी क्वेश्चन की नीड के हिसाब से क्रिएट किया जाता है, और ये उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी सेट सुपर सेट होना। इसमें 1 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा अगर लिखे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे जब आप कॉम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ बातों पर और हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सेट ए का अगर आप यूनियन बनाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आप समझ सकते हैं पूरा यूनिवर्स तैयार हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर आपने गलती से ए को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर दिया तो आप नल सेट पाएंगे, क्योंकि अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा आपको ए और ए के कॉमन। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट विरोधी प्रकार का है, जो ए में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट में है फिर वो ए में नहीं आएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्स, बट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नल। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए।
तो इन सब पर भी ठीक है। तो इस छोटे से टॉपिक पर एक पूरी एक्सरसाइज बेस है। आपको मालूम है एनसीईआरटी एक टॉपिक या 2 टॉपिक पर बेस्ड एक एक्सरसाइज बनाती है। तो अगला डिस्कशन उसी पे करते हैं। आइए आज की एक्सरसाइज क्या है देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर हमने डिस्कस किया, कौन से एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है एक बार वो भी बता देता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ, ताकि आप जब सवाल लगाएं तो उसमें अप्लाई करें। डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार डी मॉर्गन्स लॉ पे आ जाते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है देखिए, अगर हम ए और बी दो सेट का यूनियन करें और उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर। इस बात का थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपने एक एलिमेंट x को बिलोंग करवाया a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। आपने बोला सर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि अब इसका a यूनियन b से कोई रिश्ता नहीं है। आप जानते हैं विरोधी है, विरोधी है, अब कोई रिलेशन। और अगर a यूनियन b के अंदर x बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका बहुत खतरनाक मीनिंग है। इसका मतलब x ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं, क्योंकि यूनियन में ना आना बहुत बुरी चीज हो जाती है। इसका मतलब आप किसी के पास, और अगर एक्स ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट के पास है एंड एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट के पास है, और इसका मतलब हो जाता है एक्स है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये आपने साबित कर दिया कि अगर एक्स इसके अंदर है तो इसके अंदर भी पक्का होगा, तो ये इसका सबसेट है। अब जैसे मैंने और कई सवालों में बता चुका हूं, अब आप साबित करें कि ये इसका भी सबसेट। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों बराबर। मैं एक बार इस सवाल में करके दिखा देता हूं, आगे से आप लोग करें। उल्टा करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने x को इसमें बिलोंग करवाया और तब तक मूव करता रहा जब तक इसमें बिलोंग नहीं किया उसने, और अब उल्टा करूंगा, अब x को इसमें बिलोंग मानूंगा और तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक इसमें ना आ जाए y लिया है, सॉरी x की जगह इस बार। तो लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। एक बात यहां पर और बता दूं, जब आप एक पहले को दूसरे का सबसेट प्रूव करके दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको वही लाइनें जो आपने पहले लिखी होती है उनको उल्टे ऑर्डर में लिखें। यानी आप गौर करते रहिए कि अब जो मैं लिखूंगा वो 1 2 3 4 के इस रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो बड़ा आसान होता है, अगर एक तरफ आपने लिख लिया, सही ढंग से जमा लिया, तो दूसरी तरफ अपने आप। अब आप मेरी लाइनों पर गौर करिएगा, ये बिल्कुल पिछली लिखी हुई लाइनों के रिवर्स। तो लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, और इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, और इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर आप यूनियन में नहीं आ पाए तो उनके कॉम्प्लीमेंट में आप आओगे। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में जो भी y पाया जाता है वो इसमें पक्का पाया जाता है। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट बने, गौर करिएगा। एक बार हमने इसको इसका सबसेट साबित किया और अब हमने इसको इसका सबसेट साबित। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप मिलाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों का। तो डी मॉर्गन का पहला स्टेटमेंट है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और डी मॉर्गन का दूसरा स्टेटमेंट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। एक बात इसमें और समझाना चाहूंगा, उस पर भी ध्यान दें। ये जो दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इससे बहुत खास मैसेज निकल के आता है, उस मैसेज पर भी ध्यान दें। वो मैसेज मैं आपके सामने रखूंगा स्टेटमेंट के रूप में, आप ध्यान दीजिएगा। क्या स्टेटमेंट है, गौर करें। यहां से एक बात हमको पता लग जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जा रहा है और इंटरसेक्शन का यूनियन इन फॉर्मूलों में। मैं एक बार इनको हाईलाइट करूं, आप इनको गौर से देखें। ए यूनियन बी का जब हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो आउटकम देते समय वो इंटरसेक्शन में बदल गया, और जब आपने ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया तो वो यूनियन कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हमको यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक बहुत खास मैसेज इससे मिलता है। क्या मैसेज है, गौर करें। सबसे पहला स्टेटमेंट, जब आप किसी एक्स को ए यूनियन बी में बिलोंग करवाते हैं तो आप जवाब देते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में, और ये और इंक्लूसिव हो, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ भी हो सकती, ठीक है ना। अब आगे इस नियम को जानने के बाद, डी मॉर्गन का ये नियम जानने के बाद कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। गौर करें आप लोग कि जब आपने डी मॉर्गन थ्योरम में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और जब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका मतलब जब आप कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहे होते हैं, निगेशन में काम कर रहे होते हैं, तो स्टेटमेंट अपने आप को रिवर्स कर लेता है। उस बात को अब मैं लैंग्वेज में आपके सामने लिख रहा हूं, इनको भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ के याद करें कि अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो इसका अर्थ होता है एक्स ए में है या एक्स बी में। लेकिन बच्चों, अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता ऐसा कोई कह दे तो उस केस में निगेशन के साथ ये और का एंड बन जाता है।
ये बात भी बच्चों को याद रहनी चाहिए कि जब आप, कई बच्चे क्योंकि ऐसे याद कर लेते हैं, वो ऐसे माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाई यूनियन जब भी आएगा उसको और समझेंगे, और जब इंटरसेक्शन आएगा तो उसको एंड समझेंगे। तो ये पूरी सच नहीं है ये बात। ऐसा नहीं होता कि आप यूनियन को और समझ लें और इंटरसेक्शन को एंड समझ लें। यहां पर इस एग्जाम्पल में यूनियन और भी बन रहा है और यूनियन ही एंड भी। रटना ऐसे पड़ेगा कि जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस उनमें यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन जब वही सेंटेंस निगेशन बन के आपके सामने आते हैं तो फिर यूनियन का मतलब एंड भी हो सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट एक साथ, और ऐसे ही दो स्टेटमेंट इंटरसेक्शन के लिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। कॉमन है, सॉरी ये मैंने कट कर दिया, जबकि मुझे बोलना था x बिलोंग्स टू बी। और अब उल्टा वाक्य, अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कहा जा रहा है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा कि यूनियन का मतलब एंड और दोनों हो सकता है, इंटरसेक्शन का मतलब भी दोनों हो सकता है। मुद्दा डिपेंड इस बात पे करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप निगेशन में वाक्य बोल रहे हैं या एफर्मेटिव। अगर आप एफर्मेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस बोलते हैं तो यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। लेकिन अगर आप अपने स्टेटमेंट को निगेशन में अगर आप अपने स्टेटमेंट को निगेशन में दे रहे हैं तो फिर उल्टा हो सकता है मीनिंग। तब निगेशन में यूनियन का मतलब एंड और इंटरसेक्शन का मतलब और। तो जब आप क्वेश्चंस करें तो इन सभी बात, प्रूविंग प्रॉब्लम में खासकर इन बातों का ध्यान रखें। चलिए, तो ये तो वो थ्योरी थी जो 5th एक्सरसाइज से पहले हमको जाननी थी, यूनिवर्सल सेट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में हमको समझना था। एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ, हालांकि उस टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन एक बार और याद दिला दूं। पावर सेट का मतलब एक सेट के जितने सबसेट, उन सबको मिला के जो सेट बनता है उसको पावर सेट। लेकिन सेट ऑफ सेट्स एक अलग चीज होती है। सेट ऑफ सेट्स का मतलब होता है एक सेट के जितने सबसेट हैं उनमें से कुछ को लेके भी आप सेट ऑफ सेट्स बनाए। सेट ऑफ सेट्स का मतलब सिंपल है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट्स ही एलिमेंट का रोल प्ले। लेकिन पावर सेट का मीनिंग स्पेसिफिक है। पावर सेट वो है जिसके सारे एलिमेंट सेट हैं खुद और एक भी सबसेट को छोड़ा नहीं। अगर एक सेट में उदाहरण के लिए 3 एलिमेंट है तो हम जानते हैं उसके 2 to the power 3 यानी 8 सबसेट। तो जब आप एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें इन 8 सबसेट को आपने लिया है, एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर के सारे एलिमेंट सबसेट पूरे के पूरे, तो फिर उसको हम लोग पावर सेट और सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। ये क्वेरी एक स्टूडेंट की तरफ से आई थी तो इसको एक बार और मैंने रेक्टिफाई कर दिया। हालांकि मुझे लगता है अपने डिस्कशन में हम इस बात को पहले भी पोजीशन दे चुके, क्योंकि जब इसका नंबर आया होगा उस समय हमने सबसेट के पॉइंट पे इस पर बात की हो। तो पावर सेट और सेट ऑफ सेट्स क्या है वो भी आप समझ लें। मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिख दूंगा स्क्रीन में ताकि आपके साथ ही हमेशा रहे। जैसे एक सेट है 1 2 दो ही एलिमेंट लेके समझा देते हैं। माना एक सेट है 1 2, अब हम जानते हैं इसके 4 सबसेट होंगे। एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 दोनों। ठीक है ना। हम बात किस पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं पावर सेट एंड सेट ऑफ सेट्स। इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हल्का सा मिलते जुलते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, पावर सेट बोलने और सेट ऑफ सेट्स बोलने में क्या डिफरेंस? तो 1 2 अगर एक सेट है तो उसके सबसेट है एम्प्टी सेट 1 2 और 1 2। अब अगर मैं इन चारों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लूं कुछ इस तरह से, तो ये चारों एलिमेंट का जो सेट आपके सामने है इसको हम बोलते हैं पावर सेट। अब माना आप मुझसे पूछते हैं सर ये पावर सेट है, क्या ये सेट ऑफ सेट्स भी कहलाया जा सकता है इसको? बिल्कुल, मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ सेट्स। बट अब डिफरेंस कैसे पता लगेगा? डिफरेंस ये है कि अगर आप एक दूसरा सेट बनाएं जिसमें आप केवल 1 को मौका दें और एक खाली डिब्बा, तो ये जो आपने लिखा है ये सेट ऑफ सेट्स तो कहलाएगा लेकिन पावर सेट नहीं। यानी पावर सेट स्पेसिफिक है, बस ये सब। पावर सेट वो है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट्स को वो स्पेसिफिक है। लेकिन सेट ऑफ सेट्स तो यार हर सेट है, जिस सेट के अंदर एलिमेंट का काम खुद सेट कर रहा है वो सेट ऑफ सेट। इसके तो नाम से ही क्लियर है, सेट ऑफ सेट्स। मतलब तेरे अंदर एलिमेंट नहीं बैठा करते हैं, तेरे अंदर खुद बैठने वाले भी सेट के अंदर सेट। ठीक है ना। तो इतनी बातों पर हमारी अगली एक्सरसाइज होगी। एक बार मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और अब बुक आपके सामने ये लीजिए एक्सरसाइज 1.5। कुछ क्वेश्चंस मैंने रेड किए हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिवर्सल सेट के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। आपको इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने चौथे और पांचवें में टिक किया है, हल्का सा इस पे डिस्कस करेंगे। यू, ए, बी और सी दिए हैं, एक बार और देख लें। यूनिवर्सल में 1 to 9 है, ए में 1 2 3 4, सी में 3 4 5 6 है और बी में 2 4 6 8 है। एक बार मैं लिख देता हूं नोटबुक में आपके लिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले कर रहा है 1 2 3 एंड डैश 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 अप टू 9। शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूं, ए में है 1 2 3 4 और सी में है 3 4 5 6। बी इवन नंबर का था, मुझे याद है वो 2 4 6 8 था।
अब मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको, ये लीजिए। यू में है 1 to 9, ए में 1 2 3 4, सी में 3 4 5 6 और बी में है 2 4 6 8। और आपका क्वेश्चन है फाइंड ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश निकालना है आप। तो ए यूनियन बी डैश यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल सा समझे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा लें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा और फिर उसको निकालना है। या सिंपल सा तरीका, भाई आपको ए और बी का यूनियन निकालना है ना, पहले आप ए और बी का यूनियन निकाल लो। वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। आपने ए और बी को दोनों के एलिमेंट पिक करके बना लिया। अब आपको इसका डैश करना है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब आप इसका डैश करोगे तो इनको हटा के बाकी सब ले लो। तो 1 2 3 4 तो गायब हो गए, 5 को मौका मिला, 6 को हटा दिया, 7 को मौका मिला और 9 को मौका। यानी जब आप बनाएंगे ए यूनियन बी का डैश तो उसमें 1 2 3 4 6 8 के अलावा जितने हैं यूनिवर्सल सेट में सब। तो इस तरह से सिंपली केवल डेफिनेशन अप्लाई करके निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा है ए डैश का डैश। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट करके बताना है ए डैश का डैश। ये चौथा क्वेश्चन था एक्सरसाइज के 1 का 4th और ये 1 का 5th। तो इसमें आइए ए डैश के डैश हम जानते हैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट पे फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए तो वो सेट वापस लौट, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूनिवर्स में से ए को घटाओगे, ए डैश आ जाएगा, फिर डैश करोगे तो फिर वापस उसको यूनिवर्स से घटाओगे तो ए, यानी ए ही इसका आंसर है। तो मैं सीधे इसको 1 2 3 तो दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी आप, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया 4th 5th क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई करिएगा। थर्ड के एक पार्ट पे मैंने टिक किया, इसमें पढ़ते हैं, देखें क्या है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी क्या कहा है कि यूनिवर्सल सेट का सेट, नेचुरल नंबर का सेट को यूनिवर्सल मान लो आप, यानी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर अवेलेबल हैं। अब क्या कहता है सुनिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। 5th पार्ट करना है हमको। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड। अब समझे जरा ये कौन सा क्वेश्चन, एक बार देख लें। ये है थर्ड का 5th। सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ कुछ पिक किया हूं, बाकी बचे सवाल आप लोग ट्राई करें। अगर कोई नहीं बनता है, वैसे मैंने पिक करते वक्त ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कई क्वेश्चंस को कवर करे, यानी हर वैरायटी का एक एक। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यूनिवर्सल सेट जो है इस क्वेश्चन में सारे नेचुरल नंबर का सेट, और आपसे बोला कि एक सेट है जिसका नाम इन्होंने रखा है शायद ए, देख लेता हूं, नहीं कुछ नाम नहीं रखा, नाम हम खुद ए रख लेते हैं। इस ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो 3 और 5 से डिफरेंट। अब ध्यान दीजिए, जो 3 एंड 5 एंड लिखा है कि, और ये भी कंफर्म कर लीजिए, x is a natural number divisible by 3 and 5, yes, 3 and 5। तो यानी कि a एक ऐसा सेट है जो 3 और 5 से डिविजिबल नंबर है जिसके अंदर, तो क्लियर सी बात है 3 और 5 से जो डिविजिबल है वो 15 की टेबल में आने। अगर लिखा हो तो 3 और 5 तो आप समझ सकते हैं यहाँ 3 और 5 दोनों की टेबल पढ़नी पड़ जाती, लेकिन राइटर ने लिखा है कि उन एलिमेंट के सेट को हम a बोलेंगे जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल। तो अब जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो 15 की टेबल में आएंगे, तो वो होंगे 15 30 45 60 एंड डैश। ये सारे एलिमेंट आपके a में आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेट a का कॉम्प्लीमेंट, हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो सेट ए सी के रूप में डिफाइन होगा, मैं उसको क्या लिखूंगा आप ध्यान दीजिए। ए सी इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैं लिख देता हूं एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15। यानी क्या मतलब हुआ कि उन सभी नेचुरल नंबर को हम इनवाइट करते हैं इसमें जो 15 से डिवाइड नहीं। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक सेट दिया था जिसमें 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले एलिमेंट हैं, फिर आपको एक ऐसा सेट बताना था जो इसका कॉम्प्लीमेंट हो। तो हम जानते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में उस सेट को लिया जाएगा जिसमें उन सबको मौका मिलेगा जो 15 से डिवाइड नहीं। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 5th पार्ट के बाद 4 5 भी सिंपल क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करें। 6th देखते हैं। Let U be the set of all triangles in a plane। ठीक हो गया। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, one angle different from 60 degree, what is A dash? अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, U सभी ट्रायंगल का सेट है। एक प्लेन पे जितने ट्रायंगल बन सकते हैं वो सब U के अंदर है, यानी यूनिवर्स बहुत बड़ा है। It covers all the triangles। A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, और A के अंदर वो ट्रायंगल रखे हुए हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से, माने एक 60 हो सकता है क्योंकि बाकी 260 से अलग होंगे, 260 भी हो सकते हैं क्योंकि बाकी तीसरा 60 से डिफरेंट हो, नहीं 260 नहीं हो, ये मैं जल्दीबाजी में गलत बोल गया हूं, 260 नहीं हो सकते क्योंकि अगर 260 हो गए तो तीसरे को भी 60 हो, यानी एक 60 एलिजिबल है
260 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 260 होंगे तो फिर तीनों ही 60 हो जाएंगे, और तीनों 60 बोलने से तो उसने साफ मना किया। तो अब क्या कहता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी ए के अंदर उन सभी ट्रायंगल को हम इनवाइट करते हैं जिनका एक एंगल कम से कम 60 न। तो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया उस हिसाब से U एक सेट है, इट कवर्स U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। और ए आपका एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ट्रायंगल्स हैं, लेकिन वो ट्रायंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट। अब इस शब्द को बार बार दिमाग से टकराइए, एक एंगल 60 से डिफरेंट रखे, यानी ये क्या नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है, ये चाहता है कि एक ऐसा एंगल बने जो 60 से डिफरेंट हो। और हम ये देख पा रहे हैं कि दो 60 होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60। इसका सब मतलब ये होता है कि ए कंटेन्स ऑल ट्रायंगल्स, ए कंटेन्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैं यहाँ ए का मतलब लिख देता हूँ, यह सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स अदर इक्विलेटरल। ऐसा मैंने क्यों बोला, एक बार चर्चा होगी इस बात। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 होते हैं। अगर हमने उनको मौका दे दिया तो राइटर की एक कंडीशन अधूरी रह जाएगी कि कम से कम एक एंगल 60 ना। अच्छा, अब बात उठती कि सर क्या आप उनको मौका देंगे जिनके दो 60 हो? तो मैं पहले ही बता चुका, अगर दो 60 वाले की बात आप कर रहे हो तो उसका तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60। तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई ट्रायंगल इस दुनिया में होता ही नहीं है जिसके दो 60 हो और एक ना हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सबको, इक्विलेटरल ट्रायंगल को मौका नहीं मिलेगा, बाकी सबको मौका मिलेगा। अब हमसे कहा गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताइए, तो आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट विल कंटेन ऑल इक्विलेटरल, क्योंकि आपके ए में वो सभी ट्रायंगल हैं जो इक्विलेटरल के अलावा हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ही। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एक सिंपल क्वेश्चन में गिना जा सकता है इसे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 7th में भी एक पार्ट पे टिक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक एक सब पार्ट से उठाया है हर टाइप का, तो इसको भी देख लें। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या? एक बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी डिस्कस किया कि ए और ए डैश एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट, यहां पर चर्चा हो ही रही तो डिसजॉइंट पर एक बार बात करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर एक बार बता देता हूं, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट को बोला जाता है जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन, और इनकी तारीफ ये होती है कि कोई भी सेट अगर एक दूसरे सेट के साथ डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन 5। तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा, और उनके यूनियन से, उनका यूनियन तो खैर कुछ भी आ सकता है लेकिन उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5। यहीं दूसरी ओर अगर मैं किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो इसकी डबल तारीफ। पहले तो ये डिसजॉइंट है, इसीलिए ए और ए इंटरसेक्शन का, ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 आएगा। लेकिन इसमें एक तारीफ और है कि अगर इनका यूनियन आप कर देते तो पूरा यूनिवर्स बन जाए। तो दो रैंडम सेट ए और बी अगर डिसजॉइंट है मगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उनके डिसजॉइंट होने पर इंटरसेक्शन तो 5 होगा, लेकिन यूनियन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ध्यान दें मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए और बी दो सेट हैं जो डिसजॉइंट है तो उन डिसजॉइंट सेट के यूनियन से क्या बनेगा हम कुछ नहीं कह सकते, बस उनके एलिमेंट को मिला के एक सेट तैयार कर दीजिए, उसमें कुछ भी फीचर हो सकता है लेकिन उसके इंटरसेक्शन से 5 आए। लेकिन अगर दो सेट ए और एक कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर उनके यूनियन से भी और इंटरसेक्शन से भी आउटकम मिलता है। उस केस में उनके इंटरसेक्शन से हमको 5 मिलता है और उनके यूनियन से पूरा यूनियन। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होते हैं उनके यूनियन से एक आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे ए और ए डैश का इंटरसेक्शन पूछा था, ये ऐसे ही सिंपल से सवाल उसमें और भी इन्वॉल्व है, आप उनको सॉल्व करें। तो ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है, छोटी सी एक्सरसाइज। अभी कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 1 पे बेस्ड। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब हो गया अब हम लेवल 0 के सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल 0 का अर्थ है हम डिस्कस करें एनसीईआरटी को स्लोली और उसके सभी टॉपिक पढ़ के उनके मिड एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। लेवल 1 मैंने नाम दिया है एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज के डिस्कस, तो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट लेवल। तो एक बार मैं क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, 1 बाय 1 हम इन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेवल नाम दिया है मैंने एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज को, इसमें सारे क्वेश्चंस जंबल्ड होंगे, यानी जो 5 एक्सरसाइज आपने की हैं सबके क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट आर सबसेट ऑफ 1 एंड। कई सेट दिए हैं और चुनना है कि कौन किसका सब। अब ध्यान दें, जो सेट ए है उसमें सारे रियल नंबर हैं और वो रियल नंबर ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इक्वेशन है x² - 8x + 12 = 0। तो x² - 8x + 12 = 0 को मैं सॉल्व कर लेता हूं।
पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि फैक्टराइजेशन 10th में सीखा जाता है और मैं समझता हूं हर स्टूडेंट ये जानता है। तो मैंने इसके 2 फैक्टर तोड़ दिए और क्लियर है एक्स की वैल्यूज 2 और 6 है। तो ये जो पहला सेट है इसमें 2 और 6, इसका नाम इन्होंने रखा है ए, तो मैं इसे ए नाम दे देता हूं। बाकी क्या है देखें, बी है 2 4 6 आपके सामने है, सी है 2 4 6 8 और डी ओनली 6। तो बी है 2 4 6, यहां लिख देता हूं मैं, बी है 2 4 6, सी सेट में है 2 4 6 और 8, और जो डी सेट है आपका उसमें केवल 6, डी सेट में केवल 6 है। तो अब आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन सभी सेट को देख के कि डी जो है वो ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी सी, यानी ये सारे जो सेट डी बी सी और ए दिए हुए हैं, इनमें डी सबसे छोटा सिंगल एलिमेंट सेट, सिंगलटन सेट है, उसका 6 एलिमेंट ए के अंदर पाया जा रहा है, एडिशनली 2 है ए के पास, तो ए उसका सुपर सेट, 2 और 6 दोनों है बी के पास, साथ में 4 भी है, वो उसका सुपर सेट बी, और 2 4 6 तीनों है सी के पास, लेकिन 8 है एडिशनल, तो सी सबका सुपर। तो इस तरह से इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए, स्क्रीन में आप देख सकते हैं बुक को, ये एनसीईआरटी की नई बुक है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि एनसीईआरटी के जिस मॉड्यूल पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो नया वॉल्यूम है और एग्जाम्पलर का अभी शायद प्रीवियस वॉल्यूम ही चल रहा है। तो ये जो बुक्स आपके सामने खुलती हैं, ये बुक आप अपने पास रख सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये नया वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, और एग्जाम्पलर का जो वॉल्यूम अभी चल रहा है आई थिंक सबसे लेटेस्ट, उसमें क्योंकि मॉडिफिकेशन मुझे लगता नहीं हो, तो वो वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को करने के बाद दूसरे में आइए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिवन है। सही है तो प्रूफ कर दो, गलत है तो एक एग्जांपल देके समझा दो। यही होता है, क्योंकि किसी स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी हो। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का स्टेटमेंट है पहले ही चैप्टर में कि गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो, सही प्रूफ करना है तो फिर तो 10 एग्जाम्पल भी, फिर प्रूफ ही। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, कंडीशन क्या लिखी देखो, x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, यहां लिखते जाता हूं मैं स्क्रीन पे, देखिए, एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, इफ x belongs to and a is not subset of b then x belongs to b, then x belongs to b। अब आइए, ये क्वेश्चन दिया है कि x a को बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, ऐसी डिमांड कर रहा है और पूछा है ट्रू है। तो ध्यान देते हैं, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स एक ऐसा सेट है जिसके पास एक्स है, और ए बी का सबसेट है तो ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो बी के पास नहीं। तो ये कहता है कि क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा, देन एक्स बी को बिलोंग करेगा, ये तो स्ट्रिक्टली बोल रहा है। अब हमें जज करना है कि ये बात सही है या गलत, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको जज। कैसे करेंगे, देखिए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, माफ कीजिए, देन x बिलोंग्स टू b। तो मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर x, y और z पाए, ठीक है, और b एक सेट है जिसके अंदर रखे हुए हैं y, z और, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में देखिए, a के अंदर x, y, z है, तो x a को बिलोंग कर रहा है। मैं x वैसे तो 1 2 3 में भी समझ सकते थे, लेकिन x में बोला तो चलो x में ही मान लेते हैं। माना ए के अंदर एक्स वाई जेड है तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही समझ लीजिए वेरिएबल में ही, और ए बी का सबसेट नहीं है तो साफ दिख रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये कहता है देन एक्स बी को बिलोंग करेगा, देन एक्स बी को पक्का बिलोंग करेगा, ऐसा ये बोल रहा है। तो यहाँ पर गौर करें, एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझें कि बी को बनाते समय अगर मैंने बी को माना होता एक्स वाई और P, तो भी ए बी का सबसेट नहीं होता, लेकिन उस केस में बी के पास भी एक्स होता। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता। ऐसे हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स ही, ट्रू वो है जो हर केस जिसको प्रूव किया है, फॉल्स वो है जो कभी कभी ट्रू दिखता है और कभी कभी फॉल्स। तो इस सवाल में ए को ऐसा पिक करके और बी को ऐसा पिक करके ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ए के साथ अगर आप बी को इस तरह का पिक करेंगे तो ये ट्रू। तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों कंट पड़ रहा है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करने के बाद थर्ड फोर्थ वैसे ही आप करें इनको। सो दैट वाले सवालों में पांचवा मैंने उठाया है, मैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आ जा रहा हूँ, ध्यान देते रहें आप। सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। क्या है सवाल देखें, ए इज सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने खुला रखा है। सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
आपको शो करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सी माइनस ए। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे देखें, अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है, प्रूफ करना है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, हम एक एलिमेंट एक्स को इसमें बिलोंग करवाते हैं, वही तरीका आप लगाएंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स। आप जानते हैं माइनस की डेफिनेशन, ये बात हम पढ़ चुके हैं जब हमने अपने 1.4 से पहले वाले थ्योरी लेक्चर को पढ़ा था, तो हमने सीखा था कि a माइनस बी में अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है तो उसका मीनिंग है जनरल डेफिनेशन लैंग्वेज में x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b, उसी कंडीशन को इस्तेमाल करके इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए x c माइनस b को बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई करता है x c में होगा एंड x b में नहीं होगा, और ये इंप्लाई करता है कि x c में होगा एंड x a में भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने कैसे बोला, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ए बी का सबसेट, बच्चा है ए बी के साथ, और बी ने इनकार कर दिया है एक्स को रखने से। बी ने बोला मेरे अंदर एक्स नहीं, तो जब बी के अंदर जो कि सुपर सेट है एक्स नहीं है, तो ये यकीनन मानने वाली बात है कि ए के अंदर एक्स किस तरह हो, यानी ए के अंदर भी नहीं होगा। और अभी इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू, माफ कीजिए, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू c माइनस, क्योंकि x अगर c में है और a में नहीं है तो c माइनस a। अब चूंकि हमने x को शुरू में c माइनस b में माना था और अंत में ये प्रूफ हो गया कि वो c माइनस a के पास भी है, तो आप जानते हैं इसी को कहा जाता है कि c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करें। ये प्रूविंग का क्वेश्चन था, सो दैट दिस देन दिस, तो इस तरह से इसको प्रूव। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर हमको लेफ्ट राइट दोनों नहीं करने पड़े, एक तरफ हमने किया और एक तरफ सॉल्व नहीं किया। ये सिंगल साइड से भी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ये साबित करना था कि c माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। यहाँ ये प्रूफ नहीं करना था कि c माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए के बराबर है। अगर बराबर प्रूफ करना होता तो दो तरफा करना, लेकिन हम जानते हैं ये स्टेटमेंट इक्वल में ट्रू नहीं हो, ये सबसेट ही हो सकता था, इसलिए उतना ही पूछे, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में आइए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज। तो सेवंथ के फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा सा चर्चा करें, प्रूविंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है एक बार देख लें आप लोग स्टेटमेंट स्क्रीन पे। सेवंथ क्वेश्चन का ए पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए मैं प्रूफ करूंगा और इसका दूसरा पार्ट आपके लिए छोड़। तो सेवंथ का सेकंड पार्ट आप करेंगे, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ये वाला क्वेश्चन सेवंथ का फर्स्ट पार्ट एक बार देख लें अच्छे से, तो कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये प्रूफ। आपको मालूम है कि प्रूविंग वाले स्टेटमेंट में मैं पहले लेफ्ट को राइट का सबसेट बनाता हूँ और फिर राइट को लेफ्ट का, वही करूंगा। एक बार आप देखें, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट x belongs to A और x belongs to A intersection B। बीच में और क्यों लिखा आप जानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और यूनियन। यानी अब क्या प्रूफ हो गया, देखिए x A को बिलोंग कर रहा है या x A और B के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। अगर x A और B के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि x A को बिलोंग कर रहा है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे इनके बीच और लगा हो। यानी मैं अगली लाइन में डायरेक्ट लिख देता हूँ x बिलोंग्स। बिल्कुल समझने की कोशिश करें, x A को बिलोंग कर रहा है और x A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों को कर रहा है, तो यानी कुल मिला के एक्स ए को बिलोंग कर ही रहा। और इस स्टेटमेंट की मदद से ये ला देना, ये साबित करता है सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ, पहला पार्ट कम। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे एक बार देखते हैं, पेन का कलर बदल के, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए ना। यहाँ राइट से शुरू करते हैं। मैं एक सवाल में बता चुका हूं कि उल्टा लिख के अब ये पार्ट भी पूरा हो। इन्हीं लाइनों को आप अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, पहले ये फिर ये फिर ये, तो आपका रिवर्स बन जाएगा। आइए देखें एक बार, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिया, तो सुने, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो ये तो श्योर है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और बी को हो सकता न कर रहा हो, या अगर वो ए और बी दोनों को कर रहा है तो इंटरसेक्शन को करेगा। समझने की कोशिश करें, एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है, जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चा मैथ्स में पास हो गया, तो इसके दो आउटकम, पहला आउटकम कि वो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हो गया, दूसरा आउटकम वो मैथ्स में पास लेकिन साइंस में फेल हो। ठीक वैसे यहाँ पर भी एक्स ए को बिलोंग करता है, इट इज स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो इसके दो मतलब है, या तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग, या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और बी को नहीं कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन को नहीं कर पा रहा है, या इंटरसेक्शन को कर पा रहा है। यानी मैं ऐसा भी लिख सकता था कि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स इंटरसेक्शन में है या इंटरसेक्शन में नहीं है,
उसी बात को मैंने थोड़ा तरीका बदल के लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, एक्स ए में है, बी के बारे में शांत, या एक्स ए के साथ अगर बी में भी है तो इंटरसेक्शन में दावत। तो अगर एक्स ए में है तो इसका मतलब एक्स ए में है या इंटरसेक्शन, और बीच में मैंने और लगाया है। और अब मैं इसको लिख पाऊंगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटर। और अब इस वाक्य को देख करके हम ये कह पाएंगे कि अगर x a को बिलोंग करने के बाद इस इंटरसेक्शन यूनियन में भी आ गया तो हम लिख पाएंगे a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन। दिस इज सेकंड स्टेप। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बाय 1 and 2 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू a यूनियन ए इंटरेस्ट। तो इस तरह बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये था आज के डिस्कशन का 7th क्वेश्चन। चलिए, तो 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो आज का सेशन ये जो बनाया गया, ये बीच में एक लेक्चर जिसमें साउंड मिसिंग थी उसको कवर करने के लिए बनाया गया है। बाकी कल एग्जाम्पलर कंप्लीट करने के बाद का हम आगे, ठीक है ना। चलिए, बाय।